आज हम पढ़ेंगे लेबर कॉस्ट कंट्रोल, श्रम लागत नियंत्रण। हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा था कि हमारी लागत के 3 मुख्य तत्व होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ये मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, सामग्री, श्रम एवं व्यय। मटेरियल कंट्रोल हमने अभी पूरा किया है। अब हम पढ़ेंगे लेबर कंट्रोल, लेबर कॉस्ट कंट्रोल। लेबर कॉस्ट कंट्रोल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये भी हमारी लागत का एक मुख्य भाग होता है, एक मुख्य पार्ट होता है, और ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यदि इस पर नियंत्रण ना रखा जाए और अनावश्यक रूप से इसका खर्चा बढ़ता जाए तो हमारी लागत बढ़ सकती है, जो हमें कंपटीशन के अंदर अपनी लागत को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो श्रम लागत नियंत्रण में जो मुख्य जिन चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है या जिन चीज़ों पे नियंत्रण के लिए हमें सूचनाएं चाहिए होती हैं, वो हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं। तो उसमें निम्न स्टेप या निम्न प्रक्रिया हम अपनाते हैं। सबसे पहले हमारा कंट्रोल के लिए हम देखते हैं श्रमिकों का नियोजन, चुनाव, नियुक्ति तथा कार्य का वितरण। तो सबसे पहले किसी भी संस्था में जब हम लेबर कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमें कितने श्रमिकों की आवश्यकता है, किस तरह के श्रमिकों की आवश्यकता है। पहले हम उसकी प्लानिंग करेंगे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जितने श्रमिक हमें चाहिए और जिस तरह के हमें श्रमिक चाहिए उसकी योग्यता के अनुसार हम चुनाव करेंगे या चुनाव की कोई तरीका अपनाएंगे कि किस तरह से उन कर्मचारियों को, उन श्रमिकों को हम चुनें जिनकी हमें आवश्यकता है और जो वो उसके लिए कितने योग्य हैं या नहीं हैं। चुनाव होने के पश्चात उनकी नियुक्ति के लिए प्रोसेस किया जाता है कि उनका अपॉइंटमेंट किस तरह से किया जाएगा, क्या तरीका होगा, क्या उनकी शर्तें होंगी, इसका भी पहले से ही पूर्ण निर्धारण करना ज़रूरी होता है। और लास्ट में उन श्रमिकों को कार्य का वितरण किया जाता है कि कौन सा श्रमिक किस तरीके का कैसा कार्य करेगा। तो सबसे पहले किसी संस्था में श्रमिकों की प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग योग्यता अनुसार उनका चुनाव किया जाता है। चुनाव किए गए श्रमिकों की नियुक्ति होती है और कार्य का वितरण होता है। इसके पश्चात दूसरा हमारा जो प्रोसेस स्टेप जो आएगा कंट्रोल के लिए, वो हमारा आता है श्रमिकों के कार्य समय का लेखा एवं नियंत्रण। श्रमिकों को एक बार कार्य वितरण करने के पश्चात, नियुक्ति के पश्चात, वो कार्य समय कितना, कार्य करने में कितना समय लगा रहे हैं उसका लेखा करना आवश्यक है, क्योंकि लेखे के बाद ही हम उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। और इसमें हमें देखना होता है कौन सा श्रमिक कब आता है, कब जाता है, उसका पूरा लेखा रखना ज़रूरी होता है। और प्रत्येक श्रमिक ने किस उपकार्य पर कितना समय काम किया है, ताकि लागत निकालते समय उसका ध्यान रखा जा सके। समय का लेखा करने के लिए हम कुछ तरीके अपना सकते हैं, जिसमें एक तो अपना होता है दैनिक उपस्थिति रजिस्टर। यदि हमारी संस्था में श्रमिक बहुत कम है, संख्या में कम है, तो हम वहाँ पर दैनिक उपस्थिति डेली रजिस्टर बना सकते हैं, जिसमें पर डे जब भी कोई श्रमिक आएगा तो आते समय अपना हस्ताक्षर करके या अंगूठा लगा के अपना समय वहाँ पे अंकित कर देगा और जाते समय भी कर देगा, और इसके आधार पर हम उसका समय का लेखा कर सकते हैं। यदि श्रमिक कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक विधि और अपनाई जा सकती है, एक विधि और अपनाई जा सकती है जिसमें हम धातु टिकट पद्धति अपनाते हैं। इसमें हम यदि कर्मचारी हमारे कम है संख्या में, तो हम हर कर्मचारी के नाम का एक टोकन बना के हम टोकरी में रख सकते हैं उसमें, जिसमें कर्मचारी जब सुबह कारखाने में आता है, सुबह जब आएगा तो अपना टोकन उठा के, उस टोकरी में से टोकन उठा के जमा करा देगा। तो सुबह एक पर्टिकुलर निश्चित समय के पश्चात जितने भी कार्ड उस टोकन में इकट्ठे हो जाएंगे वो उपस्थित माने जाएंगे, और जिनके कार्ड रिमेनिंग रह जाएंगे वो वहाँ पे एब्सेंस या अनुपस्थित माने जाएंगे। इसी प्रकार जाते समय भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उनके समय का लेखा किया जा सकता है। एक व्यक्ति वहाँ पर होगा नियुक्त जो कार्ड की जांच करेगा कि कब उसने कार्ड जमा कराया और कब कार्ड वो वापस लेके गया है। यदि श्रमिक संख्या ज़्यादा है और थोड़ा सा बजट अलाउ करता है या कुछ हमारे पास उसका बजट है खर्च करने का, तो समय छापने वाली घड़ी, टाइम रिकॉर्डर भी संस्था में लगाया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी आते समय उनको एक कार्ड अलॉट कर देते हैं जिसमें उसकी कोई पहचान होती है। तो आते समय और जाते समय वह उस मशीन पर अपने कार्ड को पंच करता है, जिससे उसके आने और जाने का समय अंकित हो जाता है। और एक अवधि के पश्चात उस मशीन से हम रिकॉर्ड निकाल सकते हैं कि किस कर्मचारी ने इस अवधि में या किसी पर्टिकुलर जॉब पे कितने समय कार्य
किया है उसकी सूचना हमारे पास आ जाती है। उस सूचना के आधार पर हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। इस पे नियंत्रण करने के लिए क्या उद्देश्य हमारा मुख्य कार्य होता है कि हम टाइम किसी का रिकॉर्ड करें, क्या आवश्यकता होती है, उसके लिए यह है कि उपकार्य पर लगाए गए श्रम को ज्ञात करके उपकार्य की श्रम लागत ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें इस समय पता हो कि किस कर्मचारी, किस श्रमिक ने किस जॉब पर कितने समय कार्य किया है, तो हम उस जॉब की कॉस्ट निकालते समय उसकी लागत को उसमें, लेबर कॉस्ट को उसमें शामिल कर सकते हैं। तो हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी वहाँ पे खर्च की गई है। श्रमिक द्वारा यदि उसके द्वारा तय किए गए स्टैंडर्ड समय से कम पे काम किया है तो उसकी बोनस की गणना की जा सकती है। कुशल व अकुशल श्रमिक में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन श्रमिक हमारा कम समय लगा रहा है, कौन श्रमिक हमारा अधिक समय लगा रहा है। कार्यहीन समय, ऐसा समय जिसमें भुगतान तो किया जा रहा है लेकिन उत्पादन हमारा नहीं हो रहा, उसकी गणना भी इसमें की जा सकती है कि हम कितने समय में उत्पादन हमारा हाथ में आ रहा है और कितना समय का वास्तव में हमको भुगतान करना पड़ रहा है। और इसमें हम अलग अलग के आधार पे तुलनात्मक परिणाम प्राप्त हो जाएंगे हमको, अलग अलग कर्मचारियों के, अलग अलग लेखा विभागों के। तो हम कोई नीति निर्धारित कर सकते हैं भविष्य के लिए कि हमें कैसे करना है। इसके पश्चात हमारा आता है विशेष प्रकार सामान्य श्रम लागतों का लेखांकन। सामान्य श्रम लागतें वो हैं जो किसी भी संस्था में कोई मजदूरी जो सामान्य रूप से कार्य करता है, जो डेली आके कार्य कर रहा है, उसकी जो नॉर्मल लेबर जो उसको देनी ही देनी होती है, उसका लेखांकन कैसे करेंगे। यह जो लेखांकन है, यह जो श्रमिक है वो कार्य घंटे के हिसाब से भी हो सकती है, वर्किंग आवर्स के हिसाब से भी हो सकती है, उसके द्वारा किए गए प्रोडक्शन के हिसाब से भी हो सकती है, यानी ये समय के आधार पर भी हो सकती है, ये हमारी कार्य के आधार पर भी हो सकती है। और इसमें मजदूरी के अलावा हमारा महंगाई भत्ता, ओवर टाइम, बोनस आदि भी इसमें शामिल किया जाता है। ये वो श्रम है जो हमारी नॉर्मल वेजेस है, जो हमें पेमेंट करनी ही करनी होती है। इसके पश्चात विशेष प्रकार के श्रमिक, ऐसे श्रमिक जो सामान्यतः हमारे यहाँ पे कार्यरत नहीं हैं पर किसी विशेष परिस्थिति में वहाँ पर आए हैं और कार्य कर रहे हैं। जैसे प्रशिक्षण के लिए जो श्रमिक आते हैं और उनको वेतन आपने दिया है, या किसी कैजुअलिटी के हिसाब से आकस्मिकली किसी श्रमिक को बुलाना पड़ा किसी काम के लिए, किसी बदली की वजह से श्रमिक को बुलाना पड़ा, या फिर कोई बाहर से कोई श्रमिक हमें कुछ समय के लिए हायर करना पड़ा। तो ऐसे श्रमिक जो सामान्यतः काम नहीं करते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में बुलाए गए हैं, उनका भी लागत का अलग से लेखांकन करना और विश्लेषण करना जरूरी होता है। पांचवा स्टेप जो हमारा है वो है हम विश्लेषण करते हैं श्रम निकासी दर अथवा श्रम फेर लागतों का। श्रम निकासी दर मतलब कितने श्रमिक हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, कितने श्रमिक हमारे यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं और कितने हम रिप्लेस कर रहे हैं। इसकी भी एक रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि ये निकासी दर बहुत ज़्यादा है तो वह संस्था के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जो श्रमिक हमारे यहाँ पे जितना ज़्यादा समय तक काम करता है वो उतना ही उस काम के लिए एक्सपर्टाइज हो जाता है, विशेषज्ञ हो जाता है, उसको कार्य करने के तरीके आ जाते हैं, तो वो कम समय में अच्छा काम करके देता है जो संस्था के लिए लाभप्रद होता है। और यदि बार बार हमारे कर्मचारी रोटेट कर रहे हैं, हमें बार बार नए श्रमिक लगाने पड़ रहे हैं, पुराने श्रमिक छोड़ के जा रहे हैं, तो वो इतनी एफिशिएंसी का फ़ायदा ना मिलने की वजह से हमारा कार्यहीन समय बढ़ सकता है और हमारी लागत भी बढ़ सकती है। इसलिए श्रम निकासी दर और श्रम फेर की गणना करना भी आवश्यक होता है। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगी श्रम निकासी दर को। श्रम निकासी दर में हम 3 तरह से चेक करते हैं। श्रम निकासी दर में पहली दर होती है हमारी सेपरेशन रेट मेथड, पृथक्कीकरण दर रीति। इस रेट में हम ज्ञात करते हैं कि कितने श्रमिक हमारे, कितने प्रतिशत श्रमिक हमारे उस पर्टिकुलर समय के अंदर काम छोड़कर चले गए हैं। इसका जो फॉर्मूला है, जो तरीका है निकालने का, वो है हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड। एक निश्चित अवधि में कितने कर्मचारी हमारे यहाँ पे काम छोड़ के चले गए हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द ईयर। उस अवधि के अंदर हमारे एवरेज वर्कर्स कितने थे। एवरेज वर्कर्स निकालने के लिए हम उस अवधि की प्रारंभिक और अंतिम, ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज निकाल लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारी रेट ज्ञात हो जाएगी, सेपरेशन रेट। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं अपन यहाँ पे देखते हैं रेट कैसे निकाली जाएगी। सेपरेशन रेट का फॉर्मूला है अपना यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड। अब इस प्रश्न में हम देखें
किसी उत्पादन गृह के प्रारंभ में 1500 श्रमिक हैं, अंत में 2250 श्रमिक हैं। ओपनिंग है हमारे 1500 एंड क्लोजिंग है हमारे 2250। वर्ष में 40 श्रमिक कार्य से पृथक कर दिए गए, 40 को हमने हटा दिया है काम से, और 35 श्रमिकों ने खुद ने अपनी इच्छा से संस्था को छोड़ दिया है। तो इस अवधि में हमारे टोटल 40 को हमने हटा दिया है, 35 खुद चले गए हैं, टोटल 75 वर्कर्स हमारे यहाँ पर काम छोड़कर चले गए हैं। तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय ये वर्कर्स हमारे आ गए यहाँ पर सेपरेट वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेट जो आपके हुए हैं वहाँ पर आप आ जाएंगे अपने 40 + 35 = 75। नंबर ऑफ सेपरेट वर्कर्स। एवरेज वर्कर हम निकालेंगे, हमारे यहाँ पे ओपनिंग वर्कर है 1500, क्लोजिंग है हमारे 2250, तो इनका एवरेज औसत हमारा निकल जाएगा 1875। तो हमारे टोटल वर्कर्स जो छोड़ के गए हैं या जो हमने हटाए हैं, जो सेपरेट हुए हैं, वो हमारे 75 है, एवरेज है 1875। तो हमारी सेपरेशन रेट यहाँ पर आ जाती है 4%, यानी इस संस्था में 4% कर्मचारी या तो हटा दिए जाते हैं या खुद छोड़ के चले जाते हैं, जो हमारे हर साल इतने एफिशिएंट वर्कर हमारे चले जा सकते हैं, जो हमारे लिए को भविष्य में फ़ायदा दे सकते थे। सेकंड जो रेट है वो हमारी है रिप्लेसमेंट रेट मेथड। इस रीति को हम विशुद्ध श्रम निकासी दर भी कहते हैं। इसके अंदर हम वो वर्कर्स लेंगे जिनको रिप्लेस किया गया है। जैसे फर्स्ट में से जो काम छोड़ के गए हैं उनको लिया जाएगा, इसमें लिया जाएगा वो श्रमिक जिनको हमने रिप्लेस किया है। डिवाइड करेंगे हम वही एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स से सर्टेन पीरियड में मल्टीप्लाइड बाय 100। रिप्लेसमेंट रेट विधि के अंदर हम एक एग्जांपल लेके देखें तो जैसे यहाँ देखा कि एक संस्था की अवधि के प्रारंभ में 500 कर्मचारी है, अंत में 700 कर्मचारी है। तो हम पहले यहाँ पे एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकल जाएंगे इससे अपने। तो यहाँ पर हमारे ओपनिंग है 500, क्लोजिंग है 700 डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे आ जाएंगे यहाँ पर 600। उसके बाद इस विशेष अवधि में 50 कर्मचारी संस्था से पृथक हुए एवं 250 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। हमने 50 कर्मचारी यहाँ से हटा दिए हैं, 250 कर्मचारियों की हमने यहाँ पर नियुक्ति करी है, जिसमें से 40 कर्मचारियों ने पुराने कर्मचारियों को प्रतिस्थापित किया है। यहाँ पे अपॉइंट 250 हुए हैं, छोड़ के 50 गए हैं, लेकिन 40 ऐसे जो किसी गए हुए व्यक्ति की जगह रिप्लेस किए गए हैं। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे रिप्लेसमेंट रेट, तो नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड है हमारे यहाँ पर 40 डिवाइडेड बाय एवरेज है यहाँ पे हमारे 600 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारा आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 6.67%। यानी इस संस्था में एक सर्टेन पीरियड में 6.67% कर्मचारी रिप्लेस किए जाते हैं, यानी पुराने हट जाते हैं, उनकी जगह पर नए नियुक्त हो जाते हैं। तीसरी जो रेट है उसका नाम है फ्लक्स रेट। तीसरी जो रेट है उसका नाम है फ्लक्स रेट। फ्लक्स रेट में हम दोनों को शामिल करते हैं, सेपरेशन रेट को भी और रिप्लेसमेंट रेट को भी। इस एग्जांपल में हम निकालेंगे फ्लक्स रेट। फ्लक्स रेट ऑफ लेबर टर्नओवर। यहाँ पे अपने सेपरेशन रेट आ जाएगी प्लस रिप्लेसमेंट रेट आ जाएगी, तो हमारी निकल जाएगी फ्लक्स रेट। यानी यहाँ पर जो वर्कर्स है इसका फॉर्मूला अपना हो जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट
प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर वो कर्मचारी भी आएंगे जो काम छोड़ के गए हैं, वो भी आएंगे जिनको आपने रिप्लेस किया, यानी पहले दोनों फॉर्मूलों की संख्या इसमें कंबाइंड आएगी। पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। फ्लक्स रेट के लिए यहाँ पे 25 कर्मचारी काम छोड़ के चले गए हैं और उनके स्थान पे 3 कर्मचारी नए नियुक्त हुए हैं, यानी 25 तो काम छोड़ के चले गए हैं और 30 को हमने उनकी जगह पर रिप्लेस किया है। डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 500 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 2, 550 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारी रेट आ जाएगी यहाँ पर 10%। यानी हम दोनों रेट, सेपरेट रेट को रिप्लेस रेट को देखें तो 10% हमारे यहाँ पे कर्मचारियों का टर्नओवर यानी मूवमेंट यहाँ पर होता है। इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। डिसीजन लेने के लिए हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर सेपरेट रेट, रिप्लेस रेट एंड फ्लक्स रेट। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है विशेष प्रकार की श्रम लागतों का विश्लेषण। ये तो हमारी सामान्य लागत हो गई जो हमें देनी होती है। इसके अलावा यदि कोई विशेष प्रकार की श्रम लागत भी आपको करनी पड़ रही है या हो रही है संस्था में, तो उसका भी लेखांकन और विश्लेषण किया जाता है। विशेष लागतों में एक जो सबसे मेन लागत है वो अपनी आती है ओवर टाइम। यदि कोई कर्मचारी अपनी निर्धारित घंटों से ज़्यादा काम करके दे रहा है तो उसके लिए कुछ निर्धारित शर्तों के तहत पे भुगतान किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं अधिसमय कार्य की लागत, ओवर टाइम कॉस्ट। इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि ये भी हमारी लागत को प्रभावित करती है। इसके अलावा कार्यहीन समय में हुई हानि। कार्यहीन समय, आइडल टाइम, ऐसा समय जब उत्पादन नहीं हो रहा है लेकिन भुगतान करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में इस तरह की चीज़ को भी ध्यान रखना जरूरी है कि कितना समय ऐसा है जब हमारा उत्पादन नहीं हो रहा है लेकिन हमें भुगतान करना पड़ रहा है। जो कार्यहीन समय की हमारी लागत है वो भी हमारी कॉस्ट को बहुत इफेक्ट करती है। इस कार्यहीन लागत के कई कारण हो सकते हैं, उत्पादन संबंधी, प्रशासनिक, आर्थिक एवं अन्य। डिटेल में मैंने इसको आपको